मैं अपने सिमरिया विधानसभा की सभी जनता जनार्दन से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह से आपने विश्वास एक सैनिक होने पर किया था, आप एक नेता के रूप में हमें स्वीकार करिए। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, आपको कभी दर की ठोकरें खाने का मौका नहीं देंगे। और जितना हो सकेगा, जिस तरह एक सैनिक 24 घंटे अलर्ट रहता है देश की सुरक्षा के लिए, हम आपके हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आपको कभी भी कोई समस्या होती है, आप हमारे नंबर पे फ़ोन करेंगे। आप अगर एक सैनिक जो है कभी नहीं सोता है, क्योंकि सैनिक के कंधे पर जिम्मेदारी होती है देश की। इसलिए आप हमें आपको कभी मुसीबत आए, कभी परेशानी आए, कभी समस्या आए, ऐसा लगे कि अब हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है, अगर ईश्वर को साक्षी मानकर मैं शपथ लेता हूं कि आपका कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा और आपको कभी भी अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। आप कभी भी ऐसा कोई गलत काम ना उठाइए जिससे कि आपके परिवार, घर, माता पिता, बच्चों को कष्ट भोगना पड़े। यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमारा साथ दें और हम आपके साथ 24 घंटे खड़े रहेंगे। बुजुर्गों के साथ अपराध हो रहे हैं, है ना। कोई अगर रास्ते से निकला जा रहा है तो उसके साथ जो है तो उसको छीना झपटी कर उसका पैसा, धन संपत्ति सब लूटी जा रही है ना। और आप देखते होंगे कि जो अपना किसान है, किसान आज कहीं ना कहीं न्यूज़ में देखते होंगे कि आत्महत्या कर रहा है ना। आने का कारण भाजपा और कांग्रेस की नीतियां जो हमारे देश में फैलाई है, उसके कारण एक आपको माटी का लाल को सामने आना पड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए बेरोजगारी, नंबर 2 जो अभी योजना लाई है, उस योजना में एक गरीब का लड़का और मीडियम का लड़का जाता था। जैसे अग्निवीर, अभी हमारे देश के अंदर 2 अग्निवीर शहीद हुए, ना ही उनको शहीद का दर्जा दिया गया, ना उनको कोई फैसिलिटियां दी गई। वो गरीब कलाल है। आज आपका जो है जो गरीब कलाल सामने में आया है, हमारी मजबूरियां हैं कि हमको आपके महंगाई चरम सीमा में है। मार्केट में जाओ, आज पूरे सामान इमारत में मिल रहे हैं। पेट्रोल डीजल है, जुमले की बातें हैं सारे। और आज जो हमारे द्विवेदी कैंडिडेट सिमरिया से हुए हैं, तो आप सबसे निवेदन ये करता हूं कि इनको आगे ले जाएं आप लोग और जिताएं, और आपका लाल 24 घंटा आपके लिए हाजिर रहेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या तो है। तो आपको समस्या करप्शन से, ये तो प्रशासनिक समस्याएं हैं, ये शासन की समस्या नहीं। शासन का जो कानून बना रखे हैं, इन सब समाधानों के लिए कानून है, जितना बोल रहे हैं। ये प्रशासनिक समस्या है कि हमारे प्रशासन लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, इसलिए ये दिक्कतें जा रही है। आप सबका दरवाजा आपके सबके सामने बंदा खड़ा मिलेगा, चाहे रात हो या दिन हो। जिस तरह पहले में 24 घंटा खड़ा रहा है, वो आपके पास खड़ा रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब यहाँ हम जन की सुरक्षा करेंगे। जिस तरह से हमारी जनता जो है तो हमको बॉर्डर में जब बैठी देखती है तो हमको गर्व महसूस होता है। यहाँ भी उनको गर्व महसूस होगा कि हमारा रिटायर्ड सैनिक जो है तो हमारे बीच में है, हमारी सुरक्षा में है, हमारी व्यवस्था में है। तो इसलिए जो है हम उस स्तर पर पहुंचना चाहते हैं और प्रार्थना करते हैं सबसे, जनता जनार्दन से, कि हमारी कलम में अब ताकत दें। एक समय थी कि जो हमारी सुरक्षा के लिए जो अस्त्र शस्त्र की ताकत थी, तो अब हमें कलम की ताकत दीजिए। कलम की ताकत हम रखना चाहते हैं। जी गरीब और मजदूर का बेटा जाता है। आज सरकार ने जो योजना निकाली है अग्निवीर की, बहुत घटिया किस्म की है योजना निकाली गई है। इसको जितना गलत शब्द में बोला जाए वो कम है, क्योंकि ये जो किसान के बेटे हैं उनके पेट में लात मारा गया है। क्योंकि अगर वो 4 साल में आएंगे तो क्या करेंगे इसके बाद?
ना तो पढ़ाई कर सकते हैं, ना कोई रोजगार उन्हें दे सकता है। सरकार नहीं दे सकती है, हम क्या रोजगार देंगे उन्हें। आज द्विवेदी जी को मैदान पे क्यों उतारा गया है? इसलिए उतारा गया है कि हमारे बिंध में आए दिन भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। तो सबको पता है कितने अरबों खरबों की जमीन बेची गई है। उसको बचाने के लिए आज जिस प्रकार से सैनिक देश को बचाता है, उसी प्रकार से जनमानस की कौन सी समस्या है जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, जिसके लिए आप काम करना चाहते हैं? आम आदमी कौन सी समस्या है जिसको आप सबसे पहले निपटाएंगे? सबसे पहली समस्या हमारा बेरोजगार युवा। जो बेरोजगार युवा होता है, क्या है कि जब माता पिता यंग होते हैं, छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं, तो माता पिता के मजबूत स्थिति पर रहते हैं, तो कुछ भी अपना काम करके और बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन जब बच्चा बड़ा होता है और उनके माता पिता वृद्ध होते रहते हैं, तो उनकी माता पिता को भी आस रहती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के और 2-4 पैसा कमाए और हमको जो है तो हमारी व्यवस्था बनाए, क्योंकि अब वो नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जैसे वृद्ध होते हैं उनका हाथ पांव शिथिल पड़ता है। तो अब जब कभी कभी ये देखने में मिलता है कि बेचारे वृद्ध हो गए और बच्चा भी जो है तो अपाहिज की तरह घूम रहा। कहने का मतलब कि उन पर ही आश्रित हो गया। उल्टा क्यों आश्रित हो जा रहा? तरह तरह का नशाखोरी में लिप्त हो गया वो, उसको समझ में नहीं आ रहा, अच्छा बुरा उसको समझ में नहीं आ रहा। तो हम उनको व्यवस्थित करेंगे, सुरक्षित करेंगे और मजबूत करेंगे, जिससे कि ये समस्या जो है एक जिम्मेदारी वाली जो है स्थिति जो है तो बनी रहे और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार होकर के और अच्छे से काम करें। सर, हम अपने भारत माता के जयकारा लगाकर आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम! वंदे मातरम! वंदे मातरम! ये इसको जो आपने जैसे कहा कि समस्या रोजगार की है, तो रोजगार को आप कैसे नियंत्रण करेंगे? रोजगार से कोशिश हमारी ये रहेगी कि अपने क्षेत्र में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, उस पे हम पूरा फोकस करेंगे। शासन प्रशासन से मदद लेंगे, क्षेत्र की जनता से भी मदद लेंगे। ठीक है, हमारे जो बेरोजगार युवा जो है बाहर जा रहे हैं, कोरोना के समय में आपने देखा था पैदल चल चल के बेचारे आए थे, आधे तो बेचारे रास्ते पे ही जो है तो दम तोड़ दिए। तो वो स्थिति जो है ना हो, हमारे आसपास ही हमें रोजगार मिलता रहे, हम अपना प्रोडक्ट अन्य राज्य में, ठीक है, अन्य देशों में पहुंचाए, वो हमारे लिए जो है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इस पे हम पूरा फोकस करेंगे, पूरी ताकत लगाएंगे। उद्योग एक और नारा होगा जिससे इस देश में सैनिकों को और किसानों को जाना जाता है। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। आज दोनों चीजें मालूम और बेबस है। एक तरफ किसान अपनी फसल को लेकर बेबस है, दूसरी तरफ नई योजना जो आई है अग्निवीर, उसमें बेबस है सैनिक। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। लोगों में अब तो पढ़े लिखे लोग जरूरत है। जी। ज़्यादातर टेक्निकल लोग, हाई फाई लोग। जी सर, जी। और ज़्यादातर तो हमारे हिसाब से ये शिक्षा जो है, शिक्षा की स्थिति इस तरह से है कि जी सर, शिक्षा की वर्तमान व्यवस्था यदि हम बहुत संक्षेप में बता दें, जी सर, तो 10वीं क्लास में पिछले परीक्षा में 10 लाख बच्चे बैठे थे। जी सर। इनमें लगभग 50%, लगभग 52-53% रिजल्ट होता है। जी सर। आधे लड़के फेल हो जाते हैं। जी सर। और हायर सेकेंडरी में केवल 7 लाख बच्चे ही बैठते हैं। 3 लाख बच्चे तो जी सर, गायब हो जाते हैं। जी सर। हम इसको यदि और डीपली बताना चाहें तो हमारे जिले में 3000 प्राइमरी स्कूलें हैं। जी। प्राथमिक जो ये माध्यमिक विद्यालय है वो मात्र 300 है लगभग। जी सर। हमारी अब 2700 स्कूलें बंद हो रही हैं। जी। एजुकेशन का जो चक्कर है, हम जब सुशिक्षित ही नहीं है, आपने फैक्ट्री खोल दी, हम यहाँ कहाँ किस काम पर रखें? हम वॉचमैनी के अलावा कर ही क्या सकते हैं? जी सर, हमें कुछ आता ही नहीं। जी सर,
हमारा पहला तो एजुकेशन है जो सबसे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। सर, जी सर। और हम अपनी तरफ से कहना चाहेंगे कि हमारे जितने भर नेता है वो ये नहीं चाहते हैं कि हमसे भी पढ़ा लिखा लोग सामने आए। तो एजुकेशन के लिए हमारी जो वो है हमारा संविधान हाई स्कूल के तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की हमारे संविधान में लिखा हुआ साफ कि 14 साल से की उम्र तक से बच्चों को हम निःशुल्क एजुकेशन देंगे और शिक्षा के लिए बजट कम ना पड़े इसके लिए सरकार ने एक शिक्षा टैक्स लगा रखा, शिक्षा उपकर होता है। तो पहले तो आपको शिक्षा को नियंत्रण करना होगा। शिक्षा के लिए आप क्या करेंगे? शिक्षा के लिए सर हम जो हमारी सरकारी स्कूलें हैं वो सुस्त पड़ती चली जा रही हैं। हम उन पे जान डालेंगे जी हाँ। और कोशिश ये रहेगी कि हमारे जो सरकारी स्कूलें हैं वो सुचारू रूप से चलें। हर सब्जेक्ट के टीचर हों और हम जगह जगह जो है तो भ्रमण करके और उनको बच्चों को वहाँ से स्कूल से कनेक्टिविटी उनकी बढ़ाएंगे। सर जब तक सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलों के इक्विवेलेंट नहीं होंगे या उससे ऊपर नहीं होंगी तो सरकारी स्कूल में कोई जाएगा क्यों? हम पूरा फोकस सरकारी स्कूल पर करेंगे, उस पर पूरी ताकत लगाएंगे। इसीलिए यही कह रहे हैं कि हर जो है तो हर जैसे हिंदी का हो गया तो हमारा जो है सब्जेक्ट का जैसे हर सब्जेक्ट के पास जब पर्याप्त बजट होता है, बजट तो असीमित अरबों खरबों में खर्च होते हैं। हम यदि थोड़ा सा उदाहरण दे दें तो 13 महीने में रीवा नगर निगम 1 अरब रुपए खर्च कर चुका है। और रीवा में ऐसी स्कूलें हैं जहाँ बच्चों टीचरों के बैठने की कुर्सियाँ नहीं। तो आप अपनी सरकारी स्कूलों को क्या एयर कंडीशनर बना सकते हैं, साफ सुथरा बना सकते हैं, वेल क्लीन्ड कि आपकी जो है तो ये हमारी सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर हो। जी सर, पूरा फोकस हमारा, हम जब से रिटायर हुए हैं आपने देखा होगा, जब से रिटायर हुए हैं जगह जगह बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षित कराते हैं, फिजिकली उनको मजबूत करते हैं, उनको सेना और पुलिस में भेजने के लिए जो है प्रोत्साहित करते हैं। तो हम अकेले ही स्वयं जो है तो कम से कम 50 गाँव में जाते रहते हैं। तो अब उससे प्रभावित होकर अन्य बच्चे में भी कंपटीशन का भाव बढ़ रहा है। तो हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उनके अंदर कंपटीशन का भाव आए और बच्चों को जो सुविधा चाहिए उनको हम सुविधा देंगे और उनको टेबल, उनके लिए जो है तो कंप्यूटर, लैपटॉप, जो भी मतलब उनके स्कूल में चाहिए हमको, ठीक है, टेक्निकल जो भी हमें जो है सुविधाएं चाहिए वो सारी हम मुहैया कराएंगे। उनको जब भी ज़रूरत पड़ेगी हम उनके हमेशा साथ खड़े रहेंगे और सारी व्यवस्था उनकी हम कराएंगे। बिल्कुल। जितने भी विज्ञापन आए हैं ये कर रखे हैं, उसके चलते हमारा जो है पृथ्वी का लाल किसान का लाल कैसा हो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और हमारे गुरुनाथ विजन करता है तो कोर्ट केस में चला जाता है। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, बात करेंगे। हाँ, ये कृषि जो है हमारी सबसे बड़ी समस्या है। जी जी जी। अभी हम बात कर रहे थे, वो तो भूतपूर्व सैनिक ही हैं लक्ष्मण तिवारी जी से, उन्होंने कहा कि यदि किसानों के दिमाग में आ जाए कि चलो अगले हम 2 साल खेती नहीं करेंगे तो सबको समझ आ जाए कि कृषि क्या होती है और कृषक क्या होता है। कृषकों की कितनी बड़ी समस्या है कि सबसे बड़ी समस्या तो हमारे पालतू जानवर ही हमारी कृषि खा रहे, पानी नहीं है, बारिश नहीं होती है और खेती बंजर हो रही है। तो कृषियों की सबसे बड़ी समस्या है और सरकार कहती है हम कृषि को दोगुना करेंगे। और जबकि कृषकों के लिए क्या, हमें पता है, हमारे तो हम अपने ही गांव की बात करें, हम अपने गांव की बात करते हैं। हमारे गांव में मझियार गांव है जहां बिजली नहीं है आज भी। तो अब हमें नहीं कहना चाहिए लेकिन बात आई तो मैं कह दूं, मैं सुनता हूं कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हमारे हमारे रीवा में लगा हुआ है और हमारे गांव में अभी बिजली ही नहीं गई।
जी सर। वहाँ जो हमारे किसान हैं अपने खेतों तक नहीं पहुँच सकते, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं जाते, हम बाज़ार तक ट्रैक्टर लोड करके नहीं जा सकते हैं। जी सर। और यहाँ अरबों से ऊपर का काम होता है। जी सर। हमारे जो वर्तमान विधायक महोदय हैं, आप किसी भी क्षेत्र का समझ सकते हैं, वो 500 करोड़ से नीचे उनका कोई बजट नहीं होता। और आम जनता की जो मुख्य ज़रूरतें हैं जैसे कि तैसे बनी हुई है। सर ये करना ही नहीं चाहते कुल मिला के। जी। कहते हैं कि जब आदमी करने पे आ जाता है तो सब कुछ कर लेता है। जब ये चुनाव जीत सकते हैं, इतना कठिन काम। जी हाँ जी। अब देखते होंगे किसी में कोई क्वालिटी नहीं है, लेकिन फिर भी चुनाव निकाल लेते हैं। तो जब क्वालिटी नहीं है, चुनाव निकाल ले रहे हैं, तो क्यों निकाल ले रहे हैं? इसी तरह आप जो है समाज में जो है तो रोजगार दिलवाइए ना। जो मेहनत आप जिस तरह से आप चुनाव जीतने के लिए करते हैं, लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए करवाइए। लोगों की सुविधा जैसे लाइट नहीं है, कहाँ से कट ऑफ हो रहा है, यहाँ कर्मचारी एक से काम न चलाइए ना, 5 कर्मचारी रखिए। सोशल मीडिया प्रभारी कम कर दीजिए, है ना। अगर आप सोशल मीडिया प्रभारी अपना एक ही बना लेंगे तो मैसेज उससे भी जाएगा और 5 चलाएगा तो उससे भी जाएगा, लेकिन एक रखिए ना, उसके जगह कर्मचारी बढ़ा दीजिए, है ना। नहर में पानी नहीं आ रहा, बोला यहाँ कमी है, आप दुनिया भर के गाड़ी लगा के रखते हैं जो है, तो एक ठो JCB जो है तो नहर को लेवल करने में लगा दीजिए, आराम से पानी पहुँच जाएगा। ठीक है, दुनिया भर के देख रहे खा ले रहे हैं पूरा जो है तो खेती खा रहे हैं पूरा जानवर, तो अब उनकी व्यवस्था कर दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप गलत दिशा में, आप राजनीति में इतना जितना पैसा बर्बाद करते हैं, अगर आप जो है समाज के लिए वही पैसा लगा देंगे तो आपको घर घर वोट मांगने की आवश्यकता नहीं है, न घर घर जाने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको घर बैठे वोट मिलेगा। ये जो है तो मैं दावा के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि आप जब आपका दिल से कोई सम्मान करेगा तो उंगली जो है ना, जो चाहे जो भी प्रत्याशी हो, जहाँ का भी हो, आप वहीं जाएगी कि ये बंदा देशभक्त है, ये बंदा जो है तो इसमें मतलब बेहतर है। इसलिए सोशल मीडिया में कम प्रचार करें, गाड़ियाँ कम लगाएं, क्षेत्र की जनता के लिए, लोगों के लिए, विकास के लिए उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये कर नहीं रहे, इसलिए दुनिया भर की समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या नाम है सर आपका? पूर्व सैनिक दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, विधानसभा से? सिमरिया विधानसभा से। सिमरिया विधानसभा से। सैनिक होने के बावजूद भी चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, क्या कहना? जी सर, कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ा है तो कोई ना कोई आगे बढ़ा है, इसलिए जो है अधर्म और अधर्मियों को भी खात्मा के लिए जो है तो आगे बढ़ेंगे। और समाज में जो भी आप देख रहे हैं कि गरीब, असहाय, शोषित, पीड़ित सब परेशान है, कोई किसी की कोई सुनने वाला नहीं। कहीं इधर चक्कर काट रहा है, कहीं कोई उधर चक्कर काट रहा है। बस सुनने में ये आ जाता है कि हम आएंगे तो ये करेंगे, हम आएंगे तो ये करेंगे। सारा झूठा वादा, सारा झूठा का झूठा वादा, जो जहाँ पर है वो वहीं पर पड़ा है। किन खास मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मेरा मेन मुद्दा यही है कि जो भी गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उसको जो सुविधाएं शासन प्रशासन द्वारा मिलती है वो बीच में बिचौलियों के बीच में न रह जाए, वो उन तक पूरी पहुंचे। और आज आप देख रहे हैं कि क्षेत्र में जगह जगह जो है तो अपराध बढ़ता चला जा रहा है। तो उद्देश्य ये है कि अपराध पे हम लगाम लगाएं। किसान जो है आत्महत्या कर रहा है, लगातार आए दिन देखने को सुनने को मिल रहा है, पेपर में, मीडिया में मिल रहा है कि किसान लगातार जो है आत्महत्या कर रहा है, परेशान हो रहा है। आवारा जानवर उसके खेती को खा रहे हैं, उसकी लाइट उसको समय पर नहीं मिल रही है। ये सारी समस्या जब वो जाता तो जब कहीं ऑफिसों में चक्कर काटता तो चक्कर ही काटता रह जाता। तो जी सर, तो मेन उद्देश्य ये है कि वो चक्कर क्यों काटे, हम स्वयं उसमें जाके मिलेंगे। और ईश्वर साक्षी है जो है तक ये है, विधानसभा में जीत करके आते हो तो हम स्वयं जा करके मिलेंगे, किसी को हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके विधानसभा क्षेत्र में दो बड़ी पार्टियां, जी, दो बड़ी पार्टियों के दो बड़े नेता जी आपके मुकाबले में खड़े हैं। हमें कोई फर्क नहीं चुनौती पड़ता, को कैसे देख रहे हैं? हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव लोकतंत्र का है, सबको अपना मताधिकार डालने का हक है। और अगर उनको लगता है कि लास्ट में जब आप देखते होंगे कि लास्ट में जब कोई काम नहीं आता तो सैनिक को बुलाया जाता है। तो हम भी एक रिटायर्ड सैनिक है, पूर्व सैनिक है। तो जब
जब सब कुछ लास्ट का ऑप्शन सैनिक ही है तो रिटायर्ड सैनिक यहाँ भी लास्ट ऑप्शन में रहेगा और हम पूरी शक्ति से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सैनिक एकता! सैनिक एकता! सैनिक एकता! युवाओं को लेकर इनके क्या विचार हैं? दिवाकर जी, क्या विचार हैं आपके युवाओं को लेकर? हमारा उद्देश्य हमारे देश का युवा, कहते हैं कि युवा के कंधे पर घर का जो है तो बोझ होता है। अगर हमारा युवा ही जो है तो कमज़ोर हो गया तो कैसे उसके माँ बाप जो है तो सुकून से रहेंगे, क्योंकि जब वो उल्टा जब माँ बाप के ऊपर बोझ बनता है तो कितना तकलीफ होता है हमको पता है, क्योंकि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जगह जगह जो है तो घूमते हैं, लड़कों के बीच में रहते हैं, हमको पता है उनका दुख दर्द। जिसका बेटा अच्छे मुकाम पे हासिल करता है उनके पिता को गर्व होता है, लेकिन कभी कभी दुष्ट जो है तो मानसिकता की वजह से कभी कभी वो दूषित मानसिकता में जो है तो चला जाता है। तो उनके माता पिता को जाके मिल के देखिए, मतलब आँख से आंसू निकलता है। तो उनके लिए हमारा यही है कि जो उनको रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, अगर उनको कभी भी हमारी आवश्यकता पड़ेगी हम उनके 24 घंटे खड़े हैं साथ में। हम लोग जब 72 घंटे ऑपरेशन कर सकते हैं तो यहाँ भी जो है तो काम करेंगे और दुनिया भर की जो है तो जो समस्याएं हमारे युवाओं के जो बीच में आ रही हम उसको पहले ही समाप्त कर देंगे। अच्छा, और किसानों को लेकर कुछ ऐसी क्या मुद्दे हैं आपके पास? किसानों की मेन मुद्दा यही है कि आज सबसे बड़ा जो है तो मुद्दा बनता चला जा रहा है आवारा जानवर। हम तो ये कहते हैं कि हमको एक मौका दे दीजिए, एक भी जो है तो जानवर फालतू नहीं घूमेगा, कहीं ना कहीं उसको हम व्यवस्थित ढंग से उसको बना देंगे और जो है तो वहाँ जो जिससे हमारे आवारा जो जानवर हैं उनकी भी व्यवस्था बन जाए और हमारे किसानों के खेत जो है जो आए दिन खेत साफ हो जाते, खाते तो है ही हैं जानवर, खेत खा ही रहे हैं, साथ में खाद भी देते हैं पूरा। तो पूरी जिस खेत में जो 25-50 जो जानवर जाते हैं तो पूरी खेत का जो है तो सफाया हो जाता है। सरकारें तो कहती है कि हमने इतनी गौशाला बनवाई है, कहीं दिख रही क्या गौशालाएं? अगर गौशालाएं तो जानवरों की है ना, आप देख लीजिए गौशालाएं में अगर सही ढंग से काम हो रहा होता तो आज जो जानवर जो है रोडों पे बैठे रहते हैं वो न बैठे होते, तो कहीं ना कहीं कमियां हैं, इसलिए वो रोड पे बैठ रहे हैं और खेत खा रहे हैं। धन्यवाद। अभी आप देख रहे थे दिवाकर द्विवेदी जो पूर्व सैनिक, और जितनी भी योजनाएं हैं सारी कागजों में बस दौड़ रही हैं, उनको कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं। तो इसलिए एक मतलब हमको कोई शौक नहीं है नेता बनने का, हम एक सैनिक हैं, हम भी सोचते हैं ठीक है अपना काम करते रहे, कहीं ड्यूटी मिल गई ड्यूटी कर ली, लेकिन जब देखते हैं कि यहाँ दुनिया भर की पब्लिक जो है तो परेशान है आँख से आंसू बहते हैं, हमारे खुद आँख से आंसू आ जाते कभी कभी उनके जो है तो कष्ट को देख करके, है ना। तो इसलिए हमको लगता है कि लड़ेंगे बस, हम कलम की लड़ाई लगेंगे और सभी से प्रार्थना करते हैं हमारे जो जनता जनार्दन है सबसे हाथ जोड़कर हमारी कलम मजबूत करिए, क्योंकि किसान का बेटा जो सैनिक बनता है, किसान का जो बेटा सैनिक बनता है उसको किसान का भी दर्द पता होता है, ठीक है। हमें पता है कि एक मेहनत करने वाले को जब सफलता नहीं मिलती तो उसका दर्द क्या होता है, उस दर्द के लिए जो है तो हम बढ़े हैं। इसीलिए जो है जो अपने किसान और जवान जो भी समस्याओं में से जूझ रहे हैं उनके लिए जो है तो हम पूरी शक्ति लगा देंगे, 24 घंटे उनके लिए हम काम करेंगे। धन्यवाद। जब फौजियों की बात आती है, खासकर वो जो जल्दी ही रिटायर होके आ जाते हैं जी, तो मुझे लगता है कि ये लोग जो है तो चूंकि यही एक ऐसी संस्था होती है, आपकी फौज होती है जो लोगों को मनुष्य बनने की ट्रेनिंग देती है। कोई वरिष्ठ काम मिले भाई आप तो मैनेजिंग करिए भाई, कोई स्कूल है कॉलेज है तो वहाँ का प्रिंसिपल कोई ज़रूरी है कि MA PhD MPhil वाला ये करे प्रिंसिपल ही, उसका तो ये मतलब है कंट्रोल करे हर कोई विधिवत अच्छा काम टाइम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। अभी तो ये मेरे लगता है कि यदि रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार तो है उनके पास, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, उनके पास ये जो योग्यता होती है मैनेजमेंट की, देश प्रेम, एडमिनिस्ट्रेशन ही तो पढ़ाया जा रहा है, जो आपको जिसके लिए आप ट्रेन होते हैं 20 साल 25 साल, माने सेवा सुरक्षा के लिए, तो बात को आपको ये विभाग क्यों न दिया जाए कि भैया ये विभाग आप संभालो, एजुकेशन में आप प्रिंसिपल बन जाओ, आपको पढ़ाना नहीं है, क्लास में नहीं जाना है। बिल्कुल। यदि कलेक्टर IAS बन के बनते हैं, सही विचार है, तो आप लोग तो 35 साल वहाँ ये सब फिजिकली करते हैं। बिल्कुल। और आप लोगों के दिमाग में देश सेवा समाज सेवा भर दी जाती है, और वो समाज सेवा ही नहीं करते हैं हमारे पदाधिकारी जो आते हैं।
यही तो जिस तरह का यदि आप जाते हैं विधानसभा में, जी सर तो विधानसभा में विधायकों का शायद एक ही काम होता है, जो जिस क्षेत्रीय काम होते हैं वो केवल विधायक के नहीं होते, जो ये सारी समस्याएं होती हैं, विधायक का काम होता है विधान बनाना, कानून बनाना, और वो कानून बन गया तो फिर सारे राज्य में, पूरे राज्य में जाएगा। यदि इस तरह कानून आप बना देते हैं कि रिटायर्ड फौजियों को हम किसी प्रबंधन के क्षेत्र में लगाएंगे, उनकी जिम्मेदारी हो कि संस्था के कर्मचारियों पर नज़र रखें, उनसे हमारे संविधान के हिसाब से ये संस्था के कानून के हिसाब से काम ले, तो ये आप तो अपने क्षेत्र के विधायक होंगे, लेकिन आपका ये कानून पूरे मध्य प्रदेश में जाएगा कि सब जैसे ही फौजी आते हैं उनको कोई प्रशासनिक अधिकार दे दिया जाए कि अभी यहाँ देखें, कंट्रोल करे, संभाले, हर तरह से सुरक्षित रखे, दूसरे क्षेत्र में सीखने का मौका मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। अब आप तो प्रबंधन के है ही हैं, सेवा सुरक्षा है ही है, मैनेजमेंट जो रिटायरमेंट जो है, मैनेजमेंट उनको लगाया जाए हर क्षेत्र में। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम होगा। बिल्कुल। जितने बेरोजगार हैं उनकी शिक्षा तो चली रही है, उनका बेसिक प्रशिक्षण चल ही रहा है और इसको बढ़ाना है। जी गाँव में इसका जो एक लाइन है, ये हम साफ सुथरा आपके मुंह से जानना चाहेंगे कि जो रिटायर्ड फौजी हैं उनको आप कहाँ शिफ्ट करेंगे, उनसे क्या सेवा लेंगे, उन्हें कौन सा काम देना चाहते हैं? जो अपने रिटायर्ड सैनिक हैं उन्हें अपने, जैसे आप हॉस्पिटल हो गया जी, हॉस्पिटल में जो है तो मैनेजमेंट के लिए उनको व्यवस्थित बनाएंगे कि आपको ये चीज़ संभालना है। जी, जो भी समस्या आएगी आप हमको बताइए। हाँ। जैसे विद्यालय हो गया, जी। विद्यालय में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है, आप उसको कंट्रोल करिए, नहीं होता आपको हमको बताइए। ठीक है। और जैसे फायर ब्रिगेड हो गया ना, फायर ब्रिगेड गाड़ी देर से कभी करप्शन का सीधा संबंध अधिकारियों से है, कर्मचारियों के औकात नहीं, कोई एक मिनट वो लेट हो जाए या एक मिनट पहले संस्था छोड़ के चला जाए, उसकी औकात नहीं होती है। ये जितना भर करप्शन है केवल और केवल मैनेजमेंट के कारण होता है, और मैं समझता हूँ हमारे रिटायर्ड फौजी मैनेजमेंट संभालेंगे तो फिर तो यसार नो। बिल्कुल। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। सर अब एक सेना से जुड़ा सवाल करेंगे। जी सर। हम अक्सर सुनते हैं आप लोग कहते हुए वंदे मातरम, जय हिंद, भारत माता की जय। तो अक्सर ये सवाल उठता है कि ये भारत माता कौन, भारत माता की जय होने का मतलब क्या होता है, किसकी जय हो रही है? हमारा भारत माता हमारा पूरा राष्ट्र में। जी जैसे हम लोग जी हाँ, जो हमारी जन्मभूमि है, हम अपनी जन्मभूमि हम अपनी जन्मभूमि को माता मानते हैं। हाँ। इसलिए जो है वो तो सुरक्षित है। बिल्कुल। तो तो सुरक्षित है। जी उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कंकड़ पत्थर के क्योंकि इन्हीं के सब संतान है, इन्हीं के ऊपर सब पलता। जी। तो इन्हीं इसीलिए सबसे पहले जब आदमी उठता है तो सबसे पहले जो है तो है ना पाँव पड़ते हैं। जी हाँ, वो तो यही सब भारत माता तो बिल्कुल सुरक्षित है, उनका कुछ नहीं होना है। जी। और यहाँ प्रकृति का यहाँ के रहने वाले सब लोग जो है स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इन्हीं की जय होती रहे। भारत लोगों की जय, भारत माता की जय, यही है मतलब। बिल्कुल जी। सब इन्हीं का जो है। आप भारत माता की जय बोलते हैं मुझे मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। बिल्कुल। मेरी भी जय, मेरे लिए भी बोला जा रहा है। हर एक बिल्कुल। भारत माता की जय यानी भारत के नागरिकों की जय। बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। ये बात है जो सबसे ज्यादा टच कर रही है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। फिर से हम मिलेंगे, दोबारा मौका दीजिएगा। जी सर।